आप सभी को नमस्कार। कलाम एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं हूं डॉक्टर ओपी वर्मा। मैं विशेषकर रीट भर्ती से संबंधित जितने भी विगत पेपर पूछे गए थे, विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चंस विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए थे, उन पर विशेषकर चर्चाएं करेंगे। जीव विज्ञान से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न रीट और आरटेट की पिछली भर्ती एग्जाम में पूछे गए, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे थे जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, किस प्रकार के तरीके से उनको सॉल्व करना है, इनके बारे में हमें प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उन पर एनालिसिस करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, जिनकी मदद लेते हुए हम आने वाले रीट भर्ती एग्जाम में अच्छी रैंक के साथ सफल हो सकें, सफलता हासिल कर सकें। तो आइए दोस्तों, हम जीव विज्ञान से संबंधित बातें करते हैं कलाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पिछली बार जो क्वेश्चंस आपको पूछा गया था रीट 2015 में, क्वेश्चन था जठर रस में होते हैं। जठर रस में किस प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जठर रस है क्या, ये जठर रस की प्रकृति क्या होती है, जठर रस भोजन के पाचन में कैसे मदद करता है, कहाँ से स्रावित होता है। इसे पढ़ने से पहले हमें आहार नाल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आहार नाल जो कि मुख गुहा से स्टार्ट होती है और मुख गुहा ओरल कैविटी जिसे कहते हैं, इस ओरल कैविटी से स्टार्ट होकर के ये एनस तक पहुंचती है, गुदा तक पहुंचती है। तो आहार नाल का जो प्रारंभिक भाग होता है उसे कहते हैं मुख गुहा, जबकि अंतिम भाग होती है उसे कहते हैं एनस या गुदा। आहार नाल के प्रारंभिक भाग मुख गुहा के अंदर ये इस जगह पर विभिन्न प्रकार की लार ग्रंथि होती हैं और लार ग्रंथियों से स्रावित होती है लार। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 लीटर लार स्रावित होती है। लार के अंदर भी पाचक एंजाइम्स के रूप में एक टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है और टाइलिन एंजाइम का काम होता है यहाँ पर स्टार्च का पाचन करना। तो यहाँ से पहला ही प्रश्न उठता है कि सर्वप्रथम हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार के भोजन के अवयव का पाचन होता है। तो आंसर होता है कार्बोहाइड्रेट। चूँकि ये जो स्टार्च है ये पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। तो यदि आपको सैकेराइड पूछ रखा है तो पॉलीसैकेराइड, यदि आपको विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ नाम देकर दे रखे हैं तो स्टार्च, और यदि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विभिन्न प्रकार का दूसरा पदार्थ दे रखा है तो आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले पाचन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च। और पाचन करने वाला जो एंजाइम्स है उसे बोलते हैं टाइलिन। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। तो टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। इसी लार के अंदर एक लाइसोजाइम नाम का एंजाइम भी पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम का काम होता है हानिकारक जीवाणुओं की नष्ट करना। तो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने वाला जो एंजाइम लार के अंदर उपस्थित होता है उसे बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या काम करता है? हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन करता है। ये दोनों एंजाइम किस में पाए जाते हैं? लार के अंदर पाए जाते हैं। लार किससे निकलती है? लार ग्रंथियों से। प्रतिदिन स्वस्थ व्यक्ति में कितनी लार स्रावित होती है? लगभग 1.5 से 2 लीटर लार स्रावित होती है। और उस लार के अंदर जब भोजन पच जाता है लार के अंदर, और लार के अंदर जब भोजन मिल गया चबाने के बाद, तब उसे बोलते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस, या उसी को लुगदी कहते हैं। तो बोलस या लुगदी का निर्माण किस में होता है? मुख गुहा के अंदर होता है। और जब यही भोजन पचने के बाद जब आमाशय के अंदर पहुंचता है तब इसी को काइम नाम दिया जाता है। भोजन को आमाशय के अंदर क्या नाम दिया जाता है? काइम। जबकि ये छोटी आंत के अंदर जब पहुंच जाता है तब छोटी आंत के अंदर इसी का नाम पड़ जाता है काइल। तो पहली बार मुख गुहा के अंदर क्या नाम देंगे? बोलस, आमाशय के अंदर काइम, और छोटी आंत के अंदर पहुंचने पर काइल नाम दिया जाता है। अपनी मुख गुहा के अंदर विशेष प्रकार की बहिस्रावी प्रकृति की लार स्रावी ग्रंथि पाई जाती हैं। लार स्रावी ग्रंथियों में सबसे जो बड़ी लार ग्रंथि की होती है वो कान के पास होती है, और कान के पास स्थित लार ग्रंथि का नाम होता है पैरोटिड। पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड। पैरोटिड कहाँ होती है? कान के पास होती है। जबकि सबसे ज़्यादा जो लार स्रावित करती है, सबसे ज़्यादा लार स्रावित करने का काम करती है, वो होती है अधोजिह्वा या सबलिंगुअल के नाम से जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा लार स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? अधोजिह्वा, सबलिंगुअल सैलाइवरी ग्लैंड। सबसे बड़ी कौन सी है? पैरोटिड। अधोजिह्वा कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे। सबसे ज़्यादा लार स्रावित करती है। लार में कौन से एंजाइम होते हैं? टाइलिन और
एमाइलेज या लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम का काम क्या है? हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। टाइलिन का काम क्या है? स्टार्च का पाचन करना, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। इसके बाद भोजन आगे चलकर ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी जिसे फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स, ये ग्रसनी एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर भोजन और श्वसन एक दूसरे को क्रॉस करके निकलते हैं। तो प्रश्न बनता है कि आहारनाल का एकमात्र ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भोजन और श्वसन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं? तो आंसर हो जाएगा फेरिंग्स या ग्रसनी। ग्रसनी के बाद भोजन ग्रसिका में जाता है, ग्रासनाल में जाता है। ग्रासनाल और ग्रसनी दोनों के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर किसी भी प्रकार की पाचक ग्रंथि नहीं होती। इनके अंदर केवल और केवल श्लेष्मस्रावी ग्रंथि पाई जाती हैं, जिनसे आहारनाल का भाग चिपचिपा बना रहता है। उसके बाद आगे चल कर के भोजन आमाशय में पहुंचेगा, और आमाशय हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा थैला समान भाग है। तो हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा थैला समान भाग कौन सा है? आमाशय। आमाशय के अंदर क्रमाकुंचन गति सबसे तेज होती है। आहार नाल में होने वाली गतियों को क्रमाकुंचन गति कहते हैं, और आहार नाल के अंदर क्रमाकुंचन गतियों की वजह से जो रस स्रावित होता है उसे जठर रस कहते हैं। गतियों को क्या नाम दिया जाता है? क्रमाकुंचन, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। और इन क्रमाकुंचन गतियों से स्रावित होने वाला जो रस होता है उसे बोलते हैं जठर रस या गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस कहाँ से स्रावित होगा? आमाशय से। आमाशय में गतियों को क्या कहा जाता है? क्रमाकुंचन गति। हमारी आहारनाल का सबसे चौड़ा थैला समान भाग कौन सा है? आमाशय। यदि पूछा जाए कि सबसे लंबा आहारनाल का भाग कौन सा है, तब आंसर हो जाएगा छोटी आंत। तो छोटी आंत आहारनाल का सबसे लंबा भाग, जबकि आमाशय सबसे चौड़ा भाग। सबसे तेज क्रमाकुंचन गति आमाशय में होती है, जबकि सबसे धीमी जो गति होती है वो मलाशय में होती है। सबसे ज़्यादा तेज गति से होने वाली क्रमाकुंचन गति आमाशय में और सबसे धीमी मलाशय में होती है। आमाशय से आगे चलकर जैसे देखें तो आमाशय के बाद ये जो भोजन आमाशय में गया, आमाशय के 3 पार्ट हैं। आमाशय का पहला भाग जो कि ग्रसिका से जुड़ा रहता है उसे कार्डियक कहते हैं, दूसरा भाग फंडस, और तीसरा पार्ट होता है जो ग्रेनी से जुड़ा रहता है उसे पाइलोरिक कहते हैं। ये जो कार्डियक पार्ट है हृदय के पास स्थित होता है, और इस जगह पर एक वाल्व होता है उसे बोलते हैं कार्डियक वाल्व। कार्डियक वाल्व वो होता है जो कि भोजन को वापस ये आमाशय से ग्रसिका में जाने से रोकता है। उसके दूसरा भाग है फंडस, और फंडस भाग के अंदर विभिन्न प्रकार की ग्रंथि पाई जाती हैं। ये श्लेष्मा स्रावित करती हैं, ये विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम स्रावित करती हैं। इस फंडस भाग के बाद पाइलोरिक पार्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ भी एक वाल्व होता है जिसे बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व जो होता है उसी को स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के नाम से भी जाना जाता है, और इसी पाइलोरिक भाग से ग्रहणी अर्थात छोटी आंत का प्रारंभिक भाग स्टार्ट हो जाता है। इससे आमाशय के अंदर से स्रावित होने वाले जो पदार्थ हैं वो यहाँ दिखाए जा रहे हैं। पहला है म्यूसिन। म्यूसिन जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसका काम होता है आमाशय की दीवारों को सुरक्षा प्रदान करना। तो आमाशय की दीवारों को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? म्यूसिन। दूसरा है एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स है पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन ये दोनों एंजाइम स्रावित होते हैं, और पेप्सिन और रेनिन के अलावा एक लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है। तो आमाशय से स्रावित होने वाले जठर रस के अंदर एंजाइम कौन कौन से हुए? एक पेप्सिन, एक रेनिन और एक गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, रेनिन का काम होता है दूध को दही में बदलना। दूध के अंदर सफ़ेद रंग के लिए जिम्मेदार जो केसिन प्रोटीन होती है उस केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है, जिसे दहीकरण कहते हैं या कर्डिंग ऑफ मिल्क कहते हैं। तो दूध को दही में बदलने का काम रेनिन करता है। दूध का सफ़ेद रंग कौन सी प्रोटीन के कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण होता है। दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। जब ये रेनिन और पेप्सिन दोनों एंजाइम सीक्रेट होते हैं, स्रावित होते हैं, तब ये निष्क्रिय रूप में होते हैं। ये पेप्सिनोजन के रूप में होता है और ये प्रोरेनिन के रूप में होता है। इस पेप्सिनोजन
पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का काम करता है HCl। पेप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है और इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का काम कौन करता है? HCl। अर्थात HCl का काम है निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करना। फिर ये पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा और प्रोटीन से बनते हैं फिर आगे चलकर अमीनो अम्ल। ये जो रेनिन है, ये रेनिन प्रोरेनिन के रूप में होता है। प्रोरेनिन के रूप में पाया जाता है। प्रोरेनिन जैसे ही HCl के संपर्क में आता है तो रेनिन में बदलता है और रेनिन का काम है दूध को दही में बदलना या कर्डिंग ऑफ मिल्क, दहीकरण की क्रिया में सहायता करना। तीसरा एक पदार्थ जिसकी वजह से जठर रस की अम्लीय प्रकृति होती है, अर्थात जो जठर रस है वो अम्लीय माध्यम में काम करता है, ये अम्लीय। इसकी जो pH होती है वो 1 से कम होती है, 1 से भी कम अर्थात 0.9 के इधर उधर होती है। HCl का काम होता है अम्लीयता प्रदान करना। दूसरा इसका काम होता है भोजन को सड़ने से बचाना। तो भोजन को सड़ने से बचाने का काम कौन करता है? HCl। तीसरा काम होता है निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करना। तो निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करना। निष्क्रिय एंजाइम कौन कौन से? प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। पहले ये निष्क्रिय होते हैं, HCl की वजह से ये रेनिन बनता है और पेप्सिनोजन। इस HCl को ही, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही नमक का तेजाब कहते हैं। और जब इस HCl की मात्रा नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा हो जाती है तो उसे अम्लीयता या एसिडिटी कहते हैं। और ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अम्लीयता को कम करने का काम करते हैं उन्हें एंटासिड या प्रति अम्ल कहा जाता है। तो एसिडिटी का कारण किसकी अधिकता होती है? HCl की अधिकता होती है। विभिन्न प्रकार के धूम्रपान या तनाव, स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है। इससे अम्लीयता को कम करने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रति अम्ल या एंटासिड के नाम से जानते हैं। प्रति अम्ल के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं या इनो साल्ट्स हो सकता है। ये एसिडिटी को कम करने वाले पदार्थ होते हैं। तीसरा पदार्थ है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये गैस्ट्रिक लाइपेज का काम होता है वसा का अपघटन करना। वसा एक जटिल कार्बनिक अणु होता है और वसा के बड़े बड़े जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन। तो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन कहलाती है। वसा का अपघटन कौन करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज कहाँ से स्रावित होता है? आमाशय से। लाइपेज एंजाइम में अग्नाशय रस के अंदर भी होता है जो कि अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, लेकिन वहाँ उसे अग्नाशय लाइपेज कहते हैं। ये छोटी आंत के अंदर भी उपस्थित होता है, वहाँ इसे आंतरीय लाइपेज कहते हैं। इसके नाम अलग अलग लेकिन काम एक ही है, वसा का पाइसीकरण करना या इमल्सिफिकेशन करना, अर्थात वसा के जो जटिल अणु होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है। तो वसा का पाइसीकरण कौन करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। HCl की अधिकता से क्या होगी? एसिडिटी। कम करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? एंटासिड। एंटासिड के रूप में किसका यूज करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं या इनो साल्ट्स का यूज किया जाता है। भोजन को सड़ने से कौन बचाता है? HCl। जो प्रश्न पिछले भर्ती एग्जाम में पूछा गया था उसमें प्रश्न था जठर रस में होते हैं। तो जठर रस में कौन से एंजाइम पढ़े अपन ने अभी? पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। यहाँ पर जो लाइपेज था वो गैस्ट्रिक लाइपेज है, तो पेप्सिन होता है, लाइपेज भी होता है, रेनिन भी होता है। अर्थात अपना आंसर हो गया पहला, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। जबकि जो ट्रिप्सिन है ये ट्रिप्सिन गलत है। ट्रिप्सिन आमाशय से स्रावित होने वाले जठर रस में नहीं होता, ये अग्नाशय रस के अंदर पाया जाता है। हालांकि पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो ये दोनों गलत हो गए। आंसर हो गया अपना पहला, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, लाइपेज वसा का अपघटन और रेनिन दूध को दही में बदलता है। आगे चलते हैं तो आर्नाल के अंदर अपन ने आमाशय तक के बारे में पढ़ा। यहाँ से फिर छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है। ये जो छोटी आंत है इसके 3 पार्ट माने जाते हैं। एक है ग्रेनी ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा जो होता है उसे इलियम कहते हैं। इलियम अर्थात ग्रेनी मध्यांत, सुदांत्र और ग्रेनी वह भाग होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कैल्शियम और आयरन का अवशोषण होता है। तो हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा
कैल्शियम और आयरन का अवशोषण पाचन क्रिया के दौरान कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ग्रहणी में। दूसरा जो पार्ट है जिसे अपन जेजुनम मध्यांत्र कहते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आरनाल का सबसे बड़ा सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत। यदि आपसे पूछा जाए कि आहारनाल के कौन से भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है? तो छोटी आंत का, क्योंकि छोटी आंत के अंदर सूक्ष्मांकुर और रसांकुर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उनके अंदर माइक्रोविलाई विलाई सबसे ज़्यादा होते हैं, जिनसे सरफेस एरिया अन्य भागों की अपेक्षा लगभग 600 गुना ज़्यादा होता है। इन ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो अवशोषण होता है भोजन का, यह छोटी आंत में होगा। तो भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सबसे ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल भी किसका है? छोटी आंत का। अवशोषण सबसे ज़्यादा, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा, सरफेस एरिया भी सबसे ज़्यादा होता है छोटी आंत का। और छोटी आंत के अंदर भी यदि पूछ लिया जाए कि छोटी आंत के कौन से भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो आंसर हो जाएगा मध्यांत्र या जेजुनम का। उसके आगे चलते हैं तो वहाँ से बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है। बड़ी आंत के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। बड़ी आंत के 3 पार्ट हैं। एक पार्ट होता है सीकम जिसे अंधनाल कहा जाता है, एक होता है कोलन और एक होता है रेक्टम या मलाशय। छोटी आंत के 3 पार्ट थे, ग्रहणी, मध्यांत, शुदांत। बड़ी आंत के भी 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलन, मलाशय। प्रश्न पूछा जाए कि ये जो सीकम है, सीकम का अंतिम भाग जो कि अपशिष्ट अंग के रूप में पाया जाता है, इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जब नॉर्मल से बड़ी साइज में हो जाता है, अर्थात इसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो अपेंडिसाइटिस जो होता है वो अपेंडिक्स का नॉर्मल से बड़ी साइज में होना। अपेंडिक्स हमारे आहार नाल का अवशेषी अंग भी है। अपेंडिक्स हमारे आहार नाल का एक अवशेषी अंग के रूप में माना जाता है। हमारे शरीर के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता। हमारे शरीर के अंदर, स्तन मनुष्य के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि सेलुलोज एंजाइम स्रावित नहीं होता। ये जो कोलन वाला पार्ट है, ये कोलन वह भाग होता है जहाँ पर उपापचय क्रियाओं के दौरान बनने वाले जल का अवशोषण होता है। तो उपापचय क्रियाओं के दौरान बनने वाले जल का अवशोषण कहाँ होता है? कोलन में होता है। जबकि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भोजन में उपस्थित जल का जो सर्वाधिक अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? तो जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है मलाशय में। जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? मलाशय में। जल का सर्वाधिक अवशोषण, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो मलाशय के अंदर। और उपापचय क्रियाओं के दौरान बनने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसमें से जल का अवशोषण होता है, तब आंसर क्या जाएगा? कोलन। मलाशय के अंदर भी भोजन का पाचन नहीं होता। मलाशय के अंदर भी भोजन का पाचन नहीं होता। तो हमें 3 पार्ट मिले, एक ग्रसनी, एक ग्रसिका और एक मलाशय रेक्टम। ये 3 ऐसे भाग होते हैं जहाँ पर भोजन का कोई पाचन नहीं होता। सबसे ज़्यादा अवशोषण इस जगह पर होता है। इस एनल पार्ट के अंदर विभिन्न प्रकार के गुदा अवरोधनी होती हैं, एनल स्फिंक्टर्स होते हैं, जो छोटे बच्चों के अंदर अनैच्छिक और एडल्ट अवस्था में ये ऐच्छिक होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो प्रश्न था कि आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल कौन सा है? आमाशय की अम्लता, एसिडिटी को दूर करने के लिए प्रति अम्ल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा है, मीठा सोडा भी कहा जाता है, या इनोसाल्ट। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे इस शरीर के अंदर बढ़ी हुई एसिडिटी को कम करने का काम करते हैं। तो आप आंसर हो गया इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
अपन ने पहले ही सुना था कि जब HCl की मात्रा जठर रस के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो उससे एसिडिटी होती है। HCl का वास्तव में काम होता है अम्लीयता प्रदान करना, भोजन को सड़ने से बचाना, निष्क्रिय एंजाइम जो पेप्सिनोजन है उसे पेप्सिन में बदलना, प्रोरेनिन है उसे रेनिन में बदलना। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो प्रबल क्षार होते हैं, इनका उपयोग सामान्यतया साबुन जैसे प्रोडक्ट बनाने में करते हैं। सैपोनिफिकेशन साबुनीकरण की क्रिया में इनका उपयोग किया जाता है। लूनार जो कास्टिक है जिसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट को अमिट स्याही के नाम से जानते हैं। अमिट स्याही वही स्याही है जिसका उपयोग मतदान के समय मतदाता के नाखून पर निशान लगाने के लिए किया जाता है। तो अमिट स्याही क्या काम आती है? तो मतदान वोटिंग के समय जो नाखून पर निशान लगाते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है, और सिल्वर नाइट्रेट को ही अमिट स्याही या ल्यूनार कास्टिक से नाम से जानते हैं। तो एसिडिटी को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया था ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है, यानी कि ल्यूटिनकारी हार्मोन ये कहाँ से स्रावित होता है। इसे करने से पहले पता करना पड़ेगा कि ल्यूटिनकारी हार्मोन है क्या। LH कहाँ से स्रावित होता है, इसे समझने के लिए हमें पीयूष ग्रंथि की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं पहले, ये हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का चित्र है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वे ग्लैंड्स होती हैं जो नलिका रहित होती हैं। अपने शरीर के अंदर दो तरीके की ग्रंथि होती हैं मेनली, एक होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन जिन्हें कहते हैं, एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन जिन्हें कहा जाता है। तो एक होती हैं एक्सोक्राइन और एक होती हैं एंडोक्राइन। ये दो प्रकार की मेन ग्रंथि हैं, और ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का ही काम कर लेती हैं उन्हें मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका रहित होती हैं, अर्थात इनके अंदर किसी भी प्रकार की नलिकाएं नहीं पाई जाती, अतः इनसे निकलने वाला जो पदार्थ है वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है और ब्लड के माध्यम से ही शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। बहिस्रावी जो ग्रंथि हैं वो नलिका युक्त होती हैं, इनके अंदर स्पेशल प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं और उस नलिका के अंदर से ही पदार्थ एक पर्टिकुलर जगह पर बहता है। जैसे बहिस्रावी ग्रंथि में देखें तो पसीना ग्रंथि, आंसू ग्रंथि या लार ग्रंथि, या कान के अंदर सेरुमीनस ग्रंथि, या आँख के अंदर ही माइमोवियन ग्रंथि, मॉल ग्रंथि या जैस ग्रंथि, या और दूसरी ग्रंथि जिनसे निकलने वाला पदार्थ हमें बाहर से दिखाई देता है, अर्थात स्तन ग्रंथि। तो स्तन ग्रंथि है, पसीना ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, आंसू ग्रंथि है, कान के अंदर सेरुमीनस ग्रंथि है, चेहरे पर तेलीय पदार्थ स्रावित करने वाली सेबेसियस ग्रंथि जिसे तेल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसी ग्रंथि होती हैं जिनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इनसे स्रावित पदार्थ डायरेक्ट शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। उस निकलने वाले पदार्थ को बोलते हैं एंजाइम। क्या कहेंगे? एंजाइम। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं उनके अंदर विशेष प्रकार की नलिका नहीं होती, इनसे निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं हार्मोन। क्या कहा जाता है? हार्मोन। हार्मोन और एंजाइम दोनों में डिफरेंस बेसिक ये है कि जब हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन जब किसी भी कार्य को करते हैं तो कार्य करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, ये स्टेरॉइड्स प्रकृति के हो सकते हैं, ये अमीनो अम्ल भी हो सकते हैं, जबकि जो एंजाइम्स होते हैं वो अधिकांशतः प्रोटीन के बने होते हैं। जब एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट या क्रियाधार पर क्रिया करता है तो खुद के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करता। ऐसा रासायनिक पदार्थ जब किसी पर क्रिया करेगा, सबस्ट्रेट क्रियाधार पर क्रिया करेगा और क्रिया के बाद खुद के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करता, तब उसे एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, और एंजाइम बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं हार्मोन। तो आइए देखते हैं पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो होती है वो हमारे शरीर के मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। ये पीनियल ग्रंथि को बोलते हैं निष्क्रिय तीसरी आंख। निष्क्रिय तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है, निष्क्रिय तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं, या इसी को बोलते हैं मस्तिष्क की रेत। तो मस्तिष्क की रेत किसे कहा जाता है? मस्तिष्क की रेत। ब्रेन सैंड पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। ये ग्रंथि
हमारे अग्र मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है और इस ग्रंथि के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। जब अपन एंडोक्राइन सिस्टम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके बारे में और ज़्यादा चर्चाएं करेंगे। तो पीनियल ग्रंथि को निष्क्रिय तीसरी आंख कहते हैं, मस्तिष्क की रेत कहते हैं, या इसी को लैंगिक जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके हल्के से निष्क्रिय होने की वजह से ही लैंगिक परिपक्वता स्टार्ट हो जाती है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को बोलते हैं हेड मास्टर ग्रंथि। तो हमारे शरीर के अंदर हेड मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस वह ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि की क्रियाओं पर नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो हेड मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर, या इसी को बोलते हैं सर्वोच्च कमांडर, सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी मानी जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तब आंसर होगा पीयूष। लेकिन यदि पूछा जाए कि शरीर की आधुनिक सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तब आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस या हेडमास्टर या सर्वोच्च कमांडर जिसे कहते हैं। यदि आपको प्रश्न पूछने का तरीका हो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष, तो आंसर पीनियल चला जाएगा, क्योंकि जो पीनियल ग्रंथि है वो मात्र 0.2 ग्राम की होती है, ये चावल के दाने के समान होती है, जबकि ये जो पीयूष ग्रंथि है ये 0.5 ग्राम की होती है। ये ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। दूसरी जो ग्रंथि हैं उन पर नियंत्रण और इस पर भी नियंत्रण का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। पीयूष ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं, अग्रपाली और पश्चपाली। पीयूष ग्रंथि जो मटर के दाने के समान ग्रंथि है, 0.5 ग्राम की होती है, अग्र मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। इस ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो दोनों पालियों से अलग अलग स्रावित होते हैं। एक है अग्रपाली जिसे एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। इस अग्रपाली से स्रावित होते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या STH। STH को ही बोलते हैं GH वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ये हमारे शरीर के अंदर कंकाल और पेशियों की वृद्धि को प्रेरित करने का काम करता है। तो कंकाल और पेशियों की वृद्धि को प्रेरित करके लंबाई में वृद्धि का प्रेरण कौन करवाता है? STH या GH, जो कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो होता है जो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन के सीक्रेशन को प्रेरित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, लेकिन उसमें प्रेरण उत्तेजन का काम करता है वो TSH। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, इसका काम है एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स पार्ट है, क्योंकि एड्रीनल ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं, एक एड्रीन, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। ये कॉर्टेक्स भाग पर क्रिया करेगा, उससे हार्मोन सीक्रेशन को प्रेरित करता है। चौथा है LTH या लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन भी कहा जाता है, जिसका काम होता है दूध निर्माण की क्रिया को प्रेरित करना। जबकि जो दूध का निष्कासन करता है प्रसव क्रिया के बाद वो होता है ऑक्सीटोसिन। तो शिशु जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों से दूध का निष्कासन कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। दूध निर्माण की क्रिया को प्रेरित करने का काम करता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, जबकि ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि के पश्चभाग से, जो पोस्टीरियर लोब होता है, पश्चपाली होता है, उससे स्रावित होता है। नेक्स्ट है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन या MSH। इस MSH हार्मोन का काम होता है हमारी स्किन के अंदर एक मेलेनिन नाम का वर्णक पाया जाता है। इस मेलेनिन वर्णक के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करना। मेलेनिन वर्णक वह वर्णक है जो जिसकी वजह से हमारे स्किन के रंग का निर्धारण होता है, हमारे स्किन की सुरक्षा होती है। जैसे ही हमारे स्किन पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो पराबैंगनी किरणों से प्रोटेक्शन देने का काम करता है ये MSH हार्मोन। और यदि इस मेलेनिन वर्णक की किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर कमी हो जाती है जिसकी वजह से रंजकहीनता या एल्बिनिज्म रोग होता है, तो रंजकहीनता नाम का जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? मेलेनिन। और मेलेनिन वर्णक कहाँ पाया जाता है? हमारी स्किन की सबसे बाहर वाली परत जिसे
एपिडर्मिस कहते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। काम क्या है? स्किन के रंग का निर्धारण करवाता है, बालों का रंग निर्धारण करवाता है, आँखों का कलर निर्धारित करवाता है, और इसका नेक्स्ट काम होता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करना। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन्स हैं वो वे हार्मोन होते हैं जो गोनेड्स, जननांग, गोनेड्स मतलब जननांग, ये अर्थात जननांगों से रिलेटेड होते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर जो युग्मक जनन की क्रिया, लैंगिक जनन की क्रिया के दौरान होती है। जब लैंगिक जनन होता है तो सबसे पहला स्टेप होता है युग्मक जनन की क्रिया, उसके बाद निषेचन और उसके बाद क्लीवेज या विदलन होते हैं। उस युग्मक जनन की क्रिया को प्रेरित करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कहा जाता है, जिन्हें आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। दूसरा जो पार्ट है यह है पश्चपाली। पश्चपाली से निकलते हैं दो हार्मोन, एक है वैसोप्रेसिन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ये जो वैसोप्रेसिन है इसे एडीएच या एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एक शब्द है डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक शब्द, डाईयूरेटिक वे पदार्थ होते हैं जो मूत्र निर्माण की दर को बढ़ा देते हैं, जैसे कॉफ़ी है, चाय है, यूरिया है, ये ऐसे पदार्थ, एल्कोहल है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो मूत्र निर्माण की दर को बढ़ाते हैं, उन्हें डाईयूरेटिक कहते हैं। और जो मूत्र निर्माण की क्रिया को कम कर देते हैं, या यूँ कहें कि मूत्र में से जल के अवशोषण को की क्रिया को प्रेरित करते हैं, उन्हें बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इससे एडीएच या वैसोप्रेसिन का काम होता है जब हमारे शरीर के अंदर मूत्र निर्माण की क्रिया होती है, तो मूत्र निर्माण की क्रिया के दौरान जल का पुनः अवशोषण करना। तो मूत्र निर्माण के समय जल का पुनः अवशोषण कौन करवाता है? तो जल का पुनः अवशोषण करवाता है एडीएच। और यदि किसी के अंदर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो एडीएच हार्मोन की कमी की वजह से उस व्यक्ति के मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप इसकी यदि कमी हो जाए तो उसे पॉलीयूरिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग? पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया को डाईयूरेसिस भी कहा जाता है। पॉलीयूरिया में बार बार टॉयलेट आता है। इसी रोग को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी की वजह से होता है? तो आंसर होगा एडीएच। यदि पूछा जाए डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। दोनों शब्द अलग अलग हैं। डायबिटीज मेलाइटस पूछा जाए तो इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, उस इंसुलिन की कमी की वजह से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है, और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया तो रोग होगा डायबिटीज मेलाइटस। और यदि शरीर के अंदर एडीएच हार्मोन की कमी हो गई तो आंसर होगा डायबिटीज इंसिपिडस। इसी को पॉलीयूरिया या डायूरेसिस, काम है इसका जल का पुनः अवशोषण करना। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है जब शिशु जन्म की क्रिया होती है तो शिशु जन्म की क्रिया के दौरान, शिशु के जन्म की क्रिया के दौरान गर्भाशय में क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाना। ये प्रसव क्रिया जो पार्चुरेशन की क्रिया होती है, शिशु के जन्म की क्रिया होती है, पार्चुरेशन जिसे कहते हैं, उस दौरान गर्भाशय के अंदर क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाता है। तो क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाने का काम करता है कौन? ऑक्सीटोसिन। क्रमाकुंचन गति बढ़ा देता है। इसके बढ़ जाने की वजह से सामान्यतः शिशु का जन्म होता है, जिसे प्रसव कहते हैं। इसी का दूसरा काम होता है जब शिशु का जन्म हो जाए तो दूध निष्कासन की क्रिया को प्रेरित करना। तो दूध का निष्कासन की क्रिया को प्रेरित करने का काम भी कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। आजकल इसी ऑक्सीटोसिन का उपयोग जानवरों से दूध निष्कासन को प्रेरित करने में या फल और सब्जियों के आकार को बढ़ाने में भी किया जाता है। तो फल और सब्जियों के जो आकार बढ़ाए जाते हैं उनको बढ़ाने में भी कौन सा हार्मोन काम आता है? ऑक्सीटोसिन। जल का पुनः अवशोषण कौन करवाता है? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? ज़्यादा मूत्र का निर्माण होगा, जिससे पॉलीयूरिया, डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं जो मूत्र निर्माण की दर को बढ़ाते हैं? तो उन्हें डाईयूरेटिक। और मूत्र निर्माण की दर को कम कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें एंटी डायूरेटिक।
कौन कौन से हैं हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होते हैं, जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं? तो दो हैं, एक वैसोप्रेसिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। अपना जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछने का तरीका था गोनेडोट्रोपिक हार्मोन पुरुष में ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ल्यूटिनकारी हार्मोन को पढ़ने के लिए हमें ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन दो हैं, एक एफएसएच फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे पुटिका प्रेरक हार्मोन कहते हैं, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल्स होती हैं, पुटिकाएं होती हैं, या यूँ कहें कि अंडाशय के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं उनको प्रेरण करता है। और एक है एलएच। ये जो एफएसएच और एलएच हैं, एफएसएच और एलएच, इन दोनों को बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। इस एफएसएच हार्मोन का काम होता है मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन के सीक्रेशन को प्रेरित करना। कौन सा हार्मोन है ये? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय के अंदर थीका इंटरना नाम की परत से स्रावित होता है। अंडाशय में दो परत पाई जाती है। अंडाशय मादा के अंदर प्राथमिक जननांग होते हैं, जहाँ पर अंड जनन की क्रिया के दौरान अंडे का निर्माण होता है, oogenesis होता है। उस अंडाशय के अंदर पुटिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करता है। उन्हीं थीका इंटरना परत से निकल के आता है एस्ट्रोजन हार्मोन। जबकि पुरुषों के अंदर ये शुक्र जनन की क्रिया के दौरान शुक्राणुओं का निर्माण करवाता है। तो शुक्र जनन किस में होता है? नर में। अंड जनन oogenesis किस में होता है? मादा में। अंड जनन की क्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में। क्या बनेगा? अंडा, ओवम, जिसे एग कहते हैं। और ये पुटिकाओं के अंदर से एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करने वाला हार्मोन है एफएसएच। इधर देखें तो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ल्यूटिनकारी हार्मोन, यह पुरुषों के अंदर लीडिंग कोशिका, कौन सी कोशिका? लीडिंग कोशिका, जिन्हें अंतराली कोशिका इंटरस्टिशियल सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्राव को प्रेरित करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रो शब्द का एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रो शब्द का उपयोग मेल नर के लिए यूज करते हैं, गायनी शब्द का उपयोग फीमेल के लिए यूज करते हैं। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसी का दूसरा नाम क्या है? ये एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? लीडिंग कोशिकाओं से। लीडिंग कोशिकाओं का ही दूसरा नाम क्या होता है? अंतराली कोशिका। इन्हीं को बोलते हैं अंतराली कोशिका। तो अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेशन को प्रेरित करता है एलएच। दूसरा इसका काम है, ये मादाओं के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, ग्राफियन पुटिकाएं अंडाशय में पाई जाती हैं, उनको परिपक्व करना, जिनसे आगे चल कर के अंड जनन की क्रिया होगी। अंडोत्सर्ग करना, अर्थात जो सेकेंडरी oocyte होता है, उस सेकेंडरी oocyte के अंडाशय से बाहर निकलकर फैलोपियन नलिका में पहुंचने की क्रिया को ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। वो अंडोत्सर्ग की क्रिया भी एलएच की वजह से होती है। तो अंडोत्सर्ग का मतलब होता है जो सेकेंडरी oocytes हैं, जिसे अपन अंडा बोलते हैं, वो जब अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नलिका के अंदर पहुंचता है तो उस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग की क्रिया से जब अंडा निकलेगा, फैलोपियन नलिका में पहुंचेगा, तो फैलोपियन नलिका के अंदर निषेचन होता है। निषेचन की क्रिया के बाद जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। उस अंडोत्सर्ग की क्रिया को भी प्रेरित करता है तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सीक्रेशन को प्रेरित करता है। तीन काम हुए, पुटिकाओं को परिपक्व करना, जिनसे आगे चल कर के सेकेंडरी oocyte अंडा बनेगा, और अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करना, अंडे को अंडाशय से निकालकर फैलोपियन नलिका तक पहुंचवाने में मदद करना, और इसी का काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये अंडाशय के अंदर उपस्थित कार्पस ल्यूटियम नाम की संरचना से स्रावित होता है। कौन सी संरचना? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम अंडाशय के अंदर अल्प समय के लिए बनने वाली एक ग्लैंडुलर ग्रंथिल संरचना होती है। इसके अंदर ल्यूटियल सेल्स होती हैं, उन ल्यूटियल सेल्स से ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये वही हार्मोन है जो गर्भावधि को बनाए रखता है। ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यदि इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन
की कमी हो जाती है तो प्लेसेंटा या अपरा का निर्माण नहीं होगा। तो मादाओं के अंदर दो जननिक हार्मोन्स होते हैं, एक होते हैं प्रोजेस्टेरोन जो कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। कार्पस ल्यूटियम अंडाशय के अंदर बनने वाली ग्रंथि संरचना होती है, और दूसरा होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय की थीका इंटरना परत से स्रावित होता है। नर के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन जिसे एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लीडिंग कोशिकाएं अंतराली कोशिकाओं से स्रावित होता है। ये लीडिंग कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं, टेस्टिज के अंदर होती हैं। टेस्टिज नर के अंदर एक जोड़ी प्राथमिक जननांग होते हैं, एक जोड़ी प्राथमिक जननांग होते हैं। देखते हैं कि अपना पहला जो प्रश्न आया था वो प्रश्न था क्या। क्वेश्चन पूछा गया कि ल्यूटीनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है। अभी अपन ने एफएसएच और एलएच दो हार्मोन पढ़े हैं। एफएसएच और एलएच का काम लिखा था नर के अंदर वृषण में अंतराली कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करना, मादाओं के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करना, अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करना। तो देखते हैं पहला आंसर है ये लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पादन के लिए प्रेरित करता है, एकदम सही, क्योंकि इसका काम होता है लीडिंग सेल, और लीडिंग सेल किस में पाई जाती हैं, ये नर के वृषण में पाई जाती हैं, और नर के वृषण के अंदर इनसे क्या निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 7 से 8 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन पर डे स्रावित होता है, 7-8 मिलीग्राम। दूसरा शब्द देखते हैं, यह एक तंत्रिका हार्मोन है, नहीं, यह तंत्रिका हार्मोन नहीं है। ये ग्राफियन पुट्टिका से स्रावित होता है, नहीं, ये ग्राफियन पुट्टिका से स्रावित नहीं होता, क्योंकि जो ग्राफियन पुट्टिकाएं होती हैं ये अंडाशय के अंदर पाई जाती हैं, ओवेरी में पाई जाती हैं। जबकि ये जो स्रावित होता है ल्यूटीनकारी हार्मोन, ये तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि के अंदर भी ये अग्रभाग या अग्रपाली से स्रावित होता है, एंटीरियर लोब से स्रावित होता है। यह एफएसएच के साथ संकर्म नहीं दर्शाता, गलत, क्योंकि ये इसका मतलब है कि एफएसएच के साथ क्रिया नहीं करता है, तो ये एफएसएच के साथ क्रिया करता है, क्योंकि एफएसएच और एलएच एक दूसरे के मिलकर के काम करते हैं, और दोनों का काम होता है युग्मक जनन की क्रिया को प्रेरित करना। इसीलिए एफएसएच और एलएच दोनों को मिलाकर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, या युग्मक जननकारी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चंस आया था, पुरुष में कौन सी कोशिकाएं हैं जो वृषणीय हार्मोन अर्थात एंड्रोजन का संश्लेषण एवं स्रवण करती हैं। तो कौन सी कोशिकाओं से एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। अभी अपन ने देखा था कि एंड्रोजन हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, ये लीडिंग सेल अंतराली कोशिकाओं से स्रावित होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रतिदिन 7 से 8 मिलीग्राम स्रावित होता है। सर पहला ऑप्शन है सर्टोली कोशिका, दूसरा म्यूकस कोशिका, तीसरी स्पर्मेटोगोनिया, लीडिंग सेल। तो आंसर क्या हो गया, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल का दूसरा नाम क्या हो सकता है, अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका। इन्हीं को इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल कहते हैं, जो एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती हैं। इनके बारे में देखते हैं ये क्या है। सर्टोली सेल, माना कि ये टेस्टिज है, टेस्टिज का ट्रांसेक्शन लिया, अनुप्रस्थ काट ली। इस टेस्टिज के अंदर विशेष प्रकार की निर्माणकारी जननिक जो कोशिकाएं होती हैं, वो जननिक कोशिकाएं शुक्र जनन नलिका कहलाती हैं। ये जो शुक्र जनन नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इन्हीं से आगे चलकर टेस्टिज का निर्माण होता है, अर्थात ये संरचनात्मक कोशिका हैं। इनके अंदर बड़ी बड़ी सी दीर्घीकृत कोशिकाएं और पाई जाती हैं। ये जो बड़ी बड़ी इलोंगेटेड या दीर्घीकृत कोशिकाएं होती हैं, इन बड़ी बड़ी सेल का नाम होता है सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल का काम होता है जब शुक्राणु बन जाए तो शुक्राणु को पोषण देना। तो शुक्राणु को पोषण देने का काम कौन सी कोशिकाएं करती हैं, सर्टोली कोशिका करती हैं। जब शुक्राणु बनकर मैच्योर हो जाते हैं तो उनका काम होता है सहारा प्रदान करना, अर्थात शुक्राणु को मैच्योरेशन, सपोर्ट, सस्पेंशन, आलम्बन, सहारा प्रदान करती हैं, पोषण ग्लाइकोजन के रूप में प्रदान करती हैं। और इन्हीं सर्टोली कोशिकाओं का काम होता है सामान्यतया
जब मादा के शरीर के अंदर नर भ्रूण का डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पर एंटी मुलेरियन हार्मोन स्रावित करना, जो मादा के जननांगों को नर भ्रूण के शरीर में डेवलप होने से रोकने का काम करते हैं, जिसे अपन डिटेल में आगे चढ़कर पढ़ेंगे। एंटी मुलेरियन हार्मोन स्रावित करना, इन्हीं का काम होता है। इन्हिबिन हार्मोन स्रावित करना, अर्थात एक संदमक हार्मोन स्रावित होता है इन्हीं से। तो इनका मेन काम है। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ होती हैं? ये भी टेस्टिस के अंदर होती हैं। काम क्या है? शुक्राणुओं को ग्लाइकोजन के रूप में पोषण प्रदान करना, शुक्राणुओं को सहारा देना, एंटी मुलेरियन हार्मोन स्रावित करना, इन्हिबिन हार्मोन स्रावित करना। एक सब म्यूकस, ये म्यूकस अर्थात एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसकी वजह से सुरक्षाएं मिलती रहती है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया क्या है कि अंडाशय और वृषण दोनों के अंदर जनन करने वाली जो सेल्स होती हैं उन्हें गैमेटोसाइट कहते हैं या युग्मक जननकारी सेल कहते हैं। ये दोनों ही प्रारंभिक स्टेज में प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहलाती है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल जब नर के अंदर वृषण में रूपांतरित होती है, मॉडिफाई होती है, तो उसमें नर शरीर के अंदर बनती है स्पर्मेटोगोनिया। जबकि मादा के अंडाशय के अंदर इसी प्रकार की जो संरचना बनती है उसे बोलते हैं oogonia। तो मादा के शरीर के अंदर बनने वाली जो संरचना होती है उसे क्या कहेंगे? oogonia। और नर के शरीर के अंदर बनने वाली संरचना जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्रारंभिक जननिक पुटिका कोशिका के रूपांतरण से बनती है उसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये वही सेल होती है जिससे आगे चलकर शुक्राणु बनते हैं। ये वही सेल होती है जिससे आगे चलकर oocyte बनेगा और आगे चलकर अंडे का निर्माण होगा, अर्थात युग्मक जनन की क्रिया होती है। अपना प्रश्न था कि पुरुष में कौन सी कोशिकाओं से एंड्रोजन हार्मोन या वृषणीय हार्मोन स्रावित होता है? तो आंसर हो गया लैडिंग सेल। शुक्र जनन की क्रिया के दौरान शुक्राणु को पोषण कौन देता है? तो सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिकाएं दीर्घीकृत इलोंगेटेड लंबी लंबी सेल्स होती हैं और इन्हीं के अंदर पाई जाती हैं, केंद्रीय भाग के अंदर पाई जाती है अंतराली द्रव, और अंतराली जो द्रव है इसी के अंदर होती हैं ये लैडिंग कोशिका। और लैडिंग कोशिकाओं का काम होता है सामान्यतया, लैडिंग कोशिकाओं का काम होता है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण या कायांतरण की क्रिया को प्रेरित करने वाला, नियमन करने वाला हार्मोन कौन सा है? मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को या कायांतरण कहते हैं। ये कायांतरण की क्रिया का नियमन करने वाला हार्मोन कौन सा है? शब्द आया मेंढक का लार्वा। मेंढक का जो बच्चा होता है, लार्वा होता है शिशु, उससे वयस्क मेंढक का निर्माण होता है। और मेंढक का जो लार्वा है उसे बोलते हैं टेडपोल। मेंढक के लार्वा को क्या कहा जाता है? टेडपोल। टेडपोल, टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा के अंदर पूंछ पाई जाती है, जबकि वयस्क मेंढक के अंदर पूंछ नहीं पाई जाती। इससे टेडपोल लार्वा से जब वयस्क मेंढक का निर्माण होता है तो वयस्क मेंढक का निर्माण होता है, तब उस क्रिया को बोलते हैं कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। तो लार्वा से वयस्क में रूपांतरण की क्रिया क्या कहलाती है? कायांतरण। दूसरा प्रश्न उठता है कि मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेंढक का लार्वा टेडपोल लार्वा कहलाता है। तीसरा प्रश्न उठता है कि जब मेंढक के लार्वा से वयस्क मेंढक का निर्माण होता है तो निर्माण की क्रिया को प्रेरित करने वाला या नियमन करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आंसर होता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन। चौथा प्रश्न उठता है कि जब मेंढक के लार्वा से वयस्क मेंढक बनेगा तो उस क्रिया में भाग लेने वाला तत्व कौन सा है जो जल के अंदर उपस्थित होता है? तो यदि आपको तत्व पूछ लिया जाए तब आंसर हो जाएगा आयोडीन। यदि हार्मोन पूछा जाए तब तो आंसर क्या है? थायरोक्सिन। क्रिया पूछी जाए कायांतरण, लार्वा पूछा जाए टेडपोल, और यदि आपसे एंजाइम पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा कैथेप्सिन।
कैथेप्सिन। क्वेश्चन 5 प्रश्न बने एक ही लाइन में। मेंढक के लार्वा को किस नाम से जानते हैं? टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा के अंदर पूंछ पाई जाती है। टेडपोल लार्वा से जब वयस्क मेंढक बनता है तो वयस्क मेंढक के अंदर पूंछ नहीं होती। वर्गीकरण के दौरान मेंढक को एम्फीबियंस में रखा गया है, उभयचर जंतु में रखा गया है जो जल और स्थल दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होता है। मेंढक के लार्वा से जब वयस्क बनता है तो उसे कायांतरण की क्रिया कहेंगे, और लार्वा से वयस्क के रूपांतरण की क्रिया को नियंत्रित करता है थायरोक्सिन हार्मोन। यदि तत्व पूछा जाए तो आयोडीन, और यदि एंजाइम पूछा जाए तो कैथेप्सिन एंजाइम। ये कैथेप्सिन एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। लाइसोसोम जिसे आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, उसमें कैथेप्सिन नाम का एंजाइम मिलता है। तो इसका आंसर हो गया थायरोक्सिन हार्मोन। लेकिन यहाँ पर दूसरे हार्मोन भी लिखे हुए हैं, वृद्धि हार्मोन, जो अभी अभी अपन ने पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स में पढ़ा था, जिसे जीएच या एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी लिखा है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को जीएच बोलते हैं। ये शरीर के अंदर वृद्धि को प्रेरित करता है, कंकाल और पेशियों की वृद्धि को प्रेरित करता है, जिससे लंबाई में वृद्धि होती है, शरीर के क्षेत्रफल बढ़ता है। अर्थात यदि इसकी कमी हो जाती है तो बौनापन हो जाता है, या यूँ कहें कि शरीर के अंदर अधिकता हो जाए तो जियांटिज्म या दानवाकार शरीर हो जाएगा, या एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली का मतलब होता है ये गोरिल्ला समान चेहरा, अर्थात जो चिन्ह वाला पार्ट है, ये चिन्ह वाला पार्ट आगे बढ़ जाता है, ठोड़ी आगे निकल जाती है। तो ये जीएच की अधिकता की वजह से होता है। एड्रिनलिन, ये एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रिनल ग्रंथि अभी अपन आगे देखेंगे। और इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन यह अग्नाशय ग्रंथि के अंदर उपस्थित बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? थायरोक्सिन। लार्वा का नाम टेडपोल, क्रिया रूपांतरण, एंजाइम पूछे तो कैथेप्सिन, तत्व पूछे तो आयोडीन। ये यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि लिखी है। एड्रिनल ग्रंथि क्या है? अपने शरीर के अंदर किडनी के ऊपर स्थित जो ग्रंथि होती है उसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि ये अपने किडनी बनाए, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। किडनी का निर्माण करने वाली जो छोटी सी संरचना होती है उस छोटी सी संरचना को बोलते हैं नेफ्रॉन, जो कि लगभग एक किडनी के अंदर 10 लाख की संख्या में पाए जाते हैं। और एड्रिनल ग्रंथि इस किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि है। इस एड्रिनल ग्रंथि को ही बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क। इस एड्रिनल ग्रंथि को ही बोलते हैं 4S ग्रंथि। इसे 4S ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। 4S इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर ये 4S वाले शब्दों से रिलेटेड होती है। पहला शब्द होता है शुगर, अर्थात शर्करा। अपने शरीर के अंदर जो शुगर है, शर्करा है, उनका नियंत्रण से रिलेटेड होती है, इसलिए इसे 4S बोलेंगे। दूसरा है साल्ट, यानी जो शरीर के अंदर लवण होते हैं उनका नियंत्रण करती है। विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्ट या इलेक्ट्रोलाइट शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं, उनका नियंत्रण भी ये करेगी। यही अपने शरीर के अंदर तनाव पर नियंत्रण करती है। तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेस से रिलेटेड है, क्योंकि स्ट्रेस तनाव के समय या गुस्से के समय एड्रिनलिन हार्मोन सबसे ज़्यादा स्रावित होता है। और नेक्स्ट है सेक्स। लैंगिक हार्मोन भी इस ग्रंथि से स्रावित होने की वजह से इसे 4S ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसके 2 पार्ट हैं, एक कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का मतलब होता है परिधीय भाग, और अंदर का पार्ट होता है उसे मेडुला या मध्यांश कहते हैं। कॉर्टेक्स वाला जो भाग है इससे 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, नाम से पता चल रहा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, यानी मिनरल्स से रिलेटेड हार्मोन है। और इससे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का सबसे अच्छा उदाहरण है एल्डोस्टेरोन। कौन सा? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन वह हार्मोन होता है जो हमारे शरीर के अंदर जब मूत्र का निर्माण होता है तो उस दौरान सोडियम के अवशोषण को बढ़ाता है और पोटेशियम के अवशोषण को घटाता है। तो जब मूत्र का निर्माण होगा तो मूत्र निर्माण की क्रिया के दौरान
सोडियम के अवशोषण को बढ़ाना, पोटेशियम के अवशोषण को घटाना एल्डोस्टेरोन का काम है। एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का उदाहरण होता है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होते हैं। दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर उपापचय क्रियाओं से रिलेटेड भी हैं, जैसे कि कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन जो हार्मोन है इसका काम आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि ये विभिन्न तरीके की कॉस्मेटिक क्रियाओं में भी भाग लेते हैं। इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं कॉस्मेटिक क्रियाओं के लिए, या इसका उपयोग विभिन्न तरीके के एंटी इन्फ्लामेटरी औषधि के रूप में भी करते हैं। जो संक्रमण बार बार होते रहते हैं उनको कम करने के लिए भी इनका यूज करते हैं, या किसी को अस्थमा होती है या किसी को एलर्जी होती है या किसी के अंदर स्वयं प्रतिरक्षी रोग ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए भी कॉर्टिसोन्स का यूज किया जाता है। तीसरे हैं लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन नर के अंदर जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, जो अभी अभी पढ़ा है टेस्टोस्टेरोन, जबकि मादा के अंदर जो होते हैं वो दो लिखे थे अभी, एक सुना था एस्ट्रोजन जो थीका इंटरना परत से स्रावित होता है और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंगिक हार्मोन केवल जनद ग्रंथियों से ही स्रावित होते हैं। कथन कारण का यदि प्रश्न पूछा जाए तो केवल जनद ग्रंथियों से ही स्रावित नहीं होते, इस एडिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से भी नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन और मादा के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं, लेकिन ये कम मात्रा में होते हैं। मेनली जो लैंगिक हार्मोन हैं वो जनद ग्रंथियों से ही स्रावित होते हैं। नर के अंदर प्राथमिक जननांग के रूप में वृषण एक जोड़ी टेस्टिज होते हैं और मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय ओवेरी होते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है अंदर वाला पार्ट उसे मेडुला बोलते हैं। तो मेडुला पार्ट से दो हार्मोन निकलते हैं जिनमें एड्रेनलिन हार्मोन सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन भी है। एड्रेनलिन हार्मोन को ही बोलते हैं 3F हार्मोन। 3F हार्मोन, ये 3F हार्मोन वो हार्मोन होता है जो विभिन्न तरीके की अपने शरीर के अंदर गुस्से के समय होने वाली क्रियाओं से संबंधित है, या यूँ कहें कि ये डर के समय स्रावित होता है, फियर डर। दूसरा होता है फाइट लड़ाई, और तीसरा शब्द है फ्लाइट भागना। इस कारण इसे लड़ो उड़ो भागो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, या इसी हार्मोन को बोलते हैं संकट मोचक हार्मोन। तो संकट मोचक हार्मोन किसके हार्मोन को कहा जाता है? एड्रेनलिन को। दुख का साथी भी किसे कहा जाता है? एड्रेनलिन को, क्योंकि इसका डायरेक्ट संबंध अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से होता है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो घबराहट के समय क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन दर का बढ़ जाना, हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, पसीना ज़्यादा स्रावित होना, आंसू आ जाना, या घबराहट उत्पन्न होना, या रोंगटे बाल खड़े हो जाना, इस तरीके की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होती हैं। इसी कारण इसे दुख का साथी या लड़ो उड़ो भाग हार्मोन या फियर फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हार्मोन है नॉरएड्रेनलिन। ये सुख का साथी, ये पैरासिम्पैथेटिक या परानुकंपी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, जो शरीर को नॉर्मल बनाता है। तो ये घबराहट के समय सबसे ज़्यादा जो घबराहट होती है, या बीपी बढ़ जाता है, या श्वसन दर बढ़ जाती है, या हृदय धड़कन बढ़ जाती है, या पसीना ज़्यादा आता है, वो उन सब क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? एड्रेनलिन हार्मोन करता है। एड्रेनलिन किस भाग से निकलता है? तो एड्रेनल ग्रंथि के मेडुला भाग से निकलता है। मेडुला भाग से कितने हार्मोन निकलते हैं? 2। कॉर्टेक्स भाग जो परिधीय भाग होता है उससे कितने हार्मोन निकलते हैं? 3। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का उदाहरण क्या लिखा था? एल्डोस्टेरोन। दूसरे कोर्टिकोकॉर्टिकॉइड्स के उदाहरण कॉर्टिसोन कॉर्टिसोल। और लिंग हार्मोन कौन से लिखे थे? टेस्टोस्टेरोन नर में और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये मादा के अंदर पाए जाते हैं। ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर स्थित होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? एड्रिनल ग्लैंड या अधिब्रक ग्रंथि। ये शुगर, साल्ट, स्ट्रेस और सेक्स हार्मोन स्रावित करने की वजह से इसे बोलते हैं 4S ग्लैंड। आगे जो क्वेश्चंस है, एक ऑप्शन आया था इस प्रश्न के अंदर इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन को समझने के लिए
हमें अग्नाशय ग्रंथि देखनी पड़ेगी। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। इस अग्नाशय ग्रंथि जिसे पैंक्रियाज बोलते हैं या इसी को बोलते हैं मीठी रोटी, इसे मीठी रोटी के नाम से भी जाना जाता है। मीठी रोटी या पैंक्रियाज ये पाचन की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यदि प्रश्न का तरीका ये हो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत आंसर होगा, लीवर होगा। पूछने का तरीका हो शरीर की सबसे बड़ी दूसरी पाचक ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय होगा, और पहली बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत होगा। पूछने का तरीका हो कि शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो ये कैसी ग्रंथि है भाई, ये मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। मिश्रित ग्रंथि क्या कौन सी होती है, ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों की तरह काम करती है, उन्हें क्या कहेंगे, मिश्रित ग्रंथि। इसके दो पार्ट होते हैं, एक बहिःस्रावी भाग और एक अंतःस्रावी भाग। एक होता है बहिःस्रावी भाग। ये जो बहिःस्रावी भाग है ये लगभग 99% पार्ट होता है। इस अग्नाशय ग्रंथि जो अपने गृहिणी के अंदर स्थित होती है, देखा जाए जैसे पिछली स्लाइड में जो अपन ने आहार नाल के बारे में पढ़ा था, तो आहार नाल में इस जगह पर अग्नाशय ग्रंथि थी। ये जो वाला पार्ट है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये गृहिणी है। इस गृहिणी के अंदर एक पत्ती के रूप में जो संरचना पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि। इस अग्नाशय ग्रंथि के कितने पार्ट हैं, दो, एक बहिःस्रावी भाग और दूसरा अंतःस्रावी भाग। ये जो बहिःस्रावी भाग है इससे निकलता है अग्नाशयी रस। बहिःस्रावी भाग से क्या निकलेगा, अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस पैंक्रियाटिक जूस जिसे कहते हैं, ये पैंक्रियाटिक जूस हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली पाचक रस है। शरीर का सबसे शक्तिशाली पाचक रस पूछा जाए तो आंसर क्या जाएगा, अग्नाशयी रस, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। ये क्षारीय माध्यम में कार्य करता है, अर्थात ये इसकी जो पीएच होती है वो 7.5 से ऊपर 8.3 तक हो सकती है। इसके अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, इसके अंदर अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के पेप्टाइडेज एंजाइम भी होते हैं। तो मानव शरीर का सबसे शक्तिशाली पाचक रस कौन सा हुआ, अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि के बहिःस्रावी भाग से। बहिःस्रावी भाग लगभग कितना प्रतिशत भाग होता है, 99%। और दूसरा पार्ट होता है उसे बोलते हैं अंतःस्रावी भाग। कैसा भाग है भाई, अंतःस्रावी, एंडोक्राइनल पार्ट। अंतःस्रावी पार्ट में 1% पार्ट बचा जिसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो समूह के रूप में होती हैं। इस अंतःस्रावी भाग में उपस्थित जो कोशिकाओं के ग्रुप होते हैं उन्हें बोलते हैं लैंगरहैंस द्वीप समूह। कौन से समूह कहते हैं उन्हें, लैंगरहैंस द्वीप समूह। लैंगरहैंस द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। तो लैंगरहैंस द्वीप समूह का पाया जाना कौन सी ग्रंथि का लक्षण, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि कैसी ग्रंथि का उदाहरण है, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करती है। बहिःस्रावी पार्ट कितना, लगभग 99%। बहिःस्रावी पार्ट से क्या निकलेगा, अग्नाशयी रस, जो शरीर का सबसे शक्तिशाली पाचक रस होता है। अंतःस्रावी भाग जो 1% से भी कम होता है उसमें लैंगरहैंस द्वीप समूह पाए जाते हैं, जिसमें ये 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली जो कोशिका लिखी है वो है एल्फा कोशिका, दूसरी बीटा कोशिका और तीसरी है डेल्टा कोशिका। एल्फा, बीटा और डेल्टा। देखते हैं कि इनसे कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो पहले जो अल्फा कोशिका है उससे ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है, तो ग्लूकागोन हार्मोन। दूसरी बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेनिन और गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होते हैं। अपने शरीर के अंदर जब भी अपन बॉडी के अंदर लीवर में जाकर उपापचय क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं, उपापचय क्रियाएं हैं, उनके दौरान ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर जंतु कोशिका के अंदर भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये जो ग्लाइकोजन है ये पॉलीसैकेराइड्स होता है और हमारे शरीर में जो भी ग्लूकोज है इस ग्लूकोज को बदल दिया जाता है लीवर में ग्लूकोज को बदल दिया जाता है लीवर में।
जैसे ही अपन ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज लीवर में पहुंचकर किस में बदल जाएगा, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन शरीर के अंदर संग्रहित भोजन है। दोनों में फ़र्क क्या है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड होता है जबकि ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड होता है। ये जो ग्लूकोज है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर लगभग 80 से 120 मिलीग्राम होना चाहिए। इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करवाता है इंसुलिन। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलवाएगा, इंसुलिन हार्मोन। जबकि जो ग्लाइकोजन है उसे वापस बदलता है ग्लूकोज में, वो होता है ग्लूकागोन। तो दोनों ही अलग अलग हैं। ग्लूकागोन दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। पूछा जाए कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन। या इंसुलिन का कार्य क्या है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तन। और जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है तो ये जो परिवर्तन की क्रिया है इसे बोलते हैं ग्लाइकोजीनेसिस। तो ग्लाइकोजीनेसिस क्या है, तो ग्लाइकोजीनेसिस का अर्थ होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण की क्रिया। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन करवाता है। और ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कौन बदलता है, ये ग्लूकागोन कहाँ से स्रावित होता है, अल्फा कोशिका से। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल से स्रावित होता है। और जब ये क्रिया वापस रूपांतरित होती है तब इसे बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दोनों टर्म अलग अलग हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, और ग्लाइकोजीनेसिस का मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन। डेल्टा कोशिकाओं से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक सोमेटोस्टेनिन और दूसरा है गैस्ट्रिन। सोमेटोस्टेनिन और गैस्ट्रिन दोनों का काम होता है बॉडी के अंदर इंसुलिन और ग्लूकागोन की क्रियाओं पर नियंत्रण करना। यानी कहीं ग्लूकोज सारा का सारा ग्लाइकोजन में इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ना बदल दिया जाए, उसे नियंत्रण करने की क्रिया में भाग लेते हैं सोमेटोस्टेनिन और गैस्ट्रिन। तो ये दोनों इंसुलिन ग्लूकागोन की क्रिया पर नियंत्रण करते हैं। आगे है थायराइड ग्रंथ। एक ऑप्शन आया था, ये जो क्वेश्चन अपन ने किया था कि मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं और कायांतरण का नियमन कौन करता है, तो यह थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। इस थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गले में। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है भाई, गले में पाई जाती है और गले के अंदर स्थित होती है। इसी ग्रंथि को अबटू ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि कहते हैं इसको, अबटू, गोइटर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो इसे गोइटर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी है, अंतःस्रावी, बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड कहाँ पाई जाती है, गले में। अन्य नाम क्या है, अबटू ग्रंथि। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन को बोलते हैं T4, टेट्रा आयोडोथायरोग्लोबुलिन। टेट्रा आयोडोथायरोग्लोबुलिन ये थायरॉक्सिन होता है। और इस थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है आयोडीन की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आयोडीन। हमें आयोडीन हमारे खाने में प्रतिदिन लगभग 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। 120 माइक्रोग्राम से जब कम आयोडीन अपने शरीर में पहुंचता है तो इस थायराइड ग्रंथि के अंदर सूजन आ जाती है। इस सूजन वाली बीमारी को बोलते हैं गलगंड या घेंगा या अबटू। तो इसकी यदि किसी में कमी हो जाए तो इसकी कमी की वजह से क्या हो जाएगा, तो गलगंड रोग होता है। उस गलगंड को ही बोलते हैं घेंगा रोग, या इसी को बोलते हैं अबटू रोग भी कहते हैं इसी को। तो अबटू, घेंगा या गलगंड रोग का कारण क्या है, आयोडीन की कमी। आयोडीन हमारे शरीर में प्रतिदिन कितना रिक्वायर्ड होता है, तो आंसर होता है 120 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶।
1 माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की घात -6 होता है। इतनी सी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इससे आयोडीन से आगे चलकर क्या बनेगा, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को ही क्या बोलते हैं, T4, क्योंकि ये T1 T2 T3 कई फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जो अपन थायरोक्सिन टर्म यूज़ करते हैं वो T4 के लिए, अर्थात टेट्रा थायरो आयोडोथायरोग्लोबुलिन। इससे थायरोक्सिन हार्मोन की यदि किसी में अधिकता भी हो जाती है, अधिकता भी हो सकती है, कमी से तो गलगंड या घेंगा रोग हो गया, या क्रेटिनिज्म भी कमी की वजह से होता है। अधिकता की वजह से थायराइड ग्रंथि में गांठें बनने लग जाती हैं, जिसकी वजह से प्लूमर रोग या ग्रेप्स रोग या एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर, जिसमें आंखों की जो साइज होती है वो नॉर्मल से बड़ी होती है, जिसे एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर बोलते हैं। तो एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर है, प्लूमर रोग है, ग्रेप्स रोग है, ये अधिकता से होता है। कमी की वजह से घेंगा रोग होता है, या कभी कभी थायराइड ग्रंथि की डेथ भी हो जाती है अचानक, तो उससे हास्मीटो रोग भी होता है। क्रेटिनिन ये कमी से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य, पहला काम है उपापचय दर पर नियंत्रण करना। उपापचय दर पर नियंत्रण का काम करता है। उपापचय का मतलब हमारे शरीर के अंदर 2 तरीके की क्रियाएं चलती रहती हैं। एक तो ऐसी क्रिया जिसमें छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं मिलकर के जब एक बड़ी सी चीज़ का निर्माण करती हैं, तब उसे बोलते हैं उपचय। उपचय। और जब बड़ी सी चीज़ छोटी छोटी टुकड़ों में टूटती है, तब उसे बोलते हैं अपचय, यानी कि कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक, और इसको बोलते हैं एनाबॉलिक। 2 क्रियाएं अपने शरीर में चलती रहती हैं, और इन दोनों क्रियाओं को मिलाकर कहा जाता है मेटाबॉलिक या उपापचय। इन उपापचय क्रियाओं की दर को बढ़ाने का काम करता है थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरा काम, ये वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग चरण होते हैं। पहले वृद्धि होती है, विकास बाद में होता है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन। वृद्धि दिखाई देती है, वृद्धि को मापा जा सकता है, जबकि विकास को नहीं मापा जा सकता, ना ही ये दिखाई देती है। तो दोनों को विभेदित करने का काम कौन करेगा, थायरोक्सिन। हृदय धड़कन और श्वसन दर का नियंत्रण, अर्थात हृदय की धड़कन और श्वसन दर बढ़ जाते हैं यदि थायरोक्सिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए। हृदय की धड़कन नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, तो ये 72 बार प्रति मिनट होनी चाहिए। श्वसन दर लगभग 1 मिनट में हम 14 से 16 बार सांस लेते हैं, तो 1 मिनट के अंदर एवरेज श्वसन दर 14 से 16 बार। अभी पहले अपन ने डिस्कस किया था कि मेंढक में कायांतरण की क्रिया को प्रेरित करता है। तो मेंढक में जो रूपांतरण होते हैं, लार्वा से वयस्क बनता है, उसे कायांतरण कहते हैं। उस क्रिया में भी थायरोक्सिन का रोल होता है। एक है शीत रुधिर के कशेरुकियों के अंदर परासरण नियमन और रेगुलेशन या निर्मोचन का काम करता है। शीत रुधिर कशेरुकी जंतुओं को, कशेरुकी जंतु 2 होते हैं। एक होते हैं गर्म रुधिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और एक होते हैं शीत रुधिर। गर्म रुधिर वे होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता, या इन्हीं को नियमित तापी जंतु भी कहते हैं। नियमित तापी जंतु, या इन्हीं को बोलते हैं समतापी जंतु। आइसोथर्मल या होमोथर्मल या वार्म ब्लडेड एनिमल्स, गर्म रुधिर तापी जंतु, ये इसमें 2 ही जंतुओं को वर्गीकृत किया जाता है। एक आते हैं पक्षी और दूसरे आते हैं स्तनधारी। मैमल्स और एबीज ये ऐसे जंतु हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, उन्हें समतापी जंतु या नियमित तापी जंतु या गर्म रुधिर तापी जंतु कहते हैं, जिसमें 2 आएंगे, पक्षी और स्तनधारी। और जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, बदल जाता है, उन्हें बोलते हैं शीत रुधिर तापी जंतु। उनमें परासरण की क्रिया जो होती है, ऑस्मोसिस की जो क्रिया होती है, उसका नियंत्रण भी कौन करवाता है, थायरोक्सिन हार्मोन। एक शब्द है निर्मोचन। निर्मोचन का मतलब टूटे हुए जो अंग होते हैं या पुराने अंग होते हैं उनका शरीर से अलग हो जाना। जैसे आपने सांप की केंचुली देखी होगी। सांप की केंचुली जब पुरानी हो जाती है तो वो अब धीरे धीरे स्किन की बाह्य परत में जो होता है एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की सबसे बाहर वाली परत शरीर से अलग होती है, उसे निर्मोचन या एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। तो इस शरीर से पुराने अंग धीरे धीरे अलग अलग होते रहते हैं, स्किन फटती रहती है, नई स्किन जगह पर आ जाती है, तो निर्मोचन की क्रिया होती है।
जैसे कॉकरोच आपने देखो, कॉकरोच के अंदर निर्मोचन की क्रिया होती है, पंख होते हैं या उनकी आँख का लेंस होता है शरीर से अलग होता है और वापस नया बन जाता है। इन सभी क्रियाओं को में नियंत्रण का काम कौन करेगा? थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप लगभग कितना होता है? स्वस्थ शरीर का ताप लगभग कितना है? तो स्वस्थ शरीर का ताप अभी अभी अपन ने 2 शब्द सीखे थे कि एक होते हैं समतापी जंतु, एक होते हैं शीत रुधिरतापी। समतापी वे होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, उन्हें समतापी कहते हैं, और जिनका परिवर्तित होता रहता है उन्हें शीत रुधिरतापी जंतु कहते हैं। हमारे शरीर का जो तापमान है वो शरीर का तापमान मानव शरीर का 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापमान को मापने की यूँ तो अलग अलग पद्धति हैं, कहीं पर केल्विन होता है, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, रेमर, र्यूमर, रैंकिस, ये सारे तापमान को ही मापने की इकाई हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसे एसआई पद्धति कहते हैं, वो एसआई पद्धति केल्विन में मापती है। तो एक प्रश्न बनता है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। केल्विन पैमाना एकमात्र ऐसा पैमाना भी है जो कभी भी नेगेटिव रीडिंग नहीं देता, ऋणात्मक नहीं होता, क्योंकि केल्विन पैमाने का जो सबसे कम वैल्यू है तापमान की वो 0 केल्विन ही होती है। 0 केल्विन से कम तापमान संभव नहीं है। इसी कारण इस 0 केल्विन को परम शून्य ताप भी कहा जाता है। तो परम शून्य ताप कितना होता है? 0 केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यह पदार्थ का न्यूनतम संभव ताप होता है। केल्विन पैमाना जो 0 केल्विन है उसी को बोलते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड। जब अपन को डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ही होता है 273 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को ही 273 केल्विन पैमाने पर रखा जाता है। आपको यदि प्रश्न पूछा जाए जैसे शरीर का, जैसे कोई भी चीज़ का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बताओ उसका मान केल्विन में कितना होगा? केल्विन में पूछा है, डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, तो 273 को जोड़ देना। 273 जैसे ही जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा अपना 283 केल्विन। ऐसे ही हमारे शरीर का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में कितना होगा? तो 273 जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 310 केल्विन। तो 310 केल्विन में होता है। डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन में 273 के बराबर होता है। और यदि आपको फ़ारेनहाइट में निकालना पड़े तो फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए आप इस सूत्र को लगा सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर F-32/9। डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर F डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। ये सूत्र जैसे ही लगाएंगे तो ये डिग्री सेंटीग्रेड किस में बदल जाएगा? फ़ारेनहाइट में। तो अपन ने देखा कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वही केल्विन में कितना होता है? 273। तापमान को मापने वाला एसआई पैमाना क्या है? केल्विन। केल्विन पैमाना एकमात्र ऐसा पैमाना है जो कभी माइनस रीडिंग नहीं देता। लास्ट बार प्रश्न भी आया था कि कौन सा ताप असंभव है, तो एक ऑप्शन आया था -8 केल्विन। गलत है, क्योंकि कभी भी केल्विन पैमाना माइनस में नहीं होता है। केल्विन पैमाना ऐसा ही पैमाना है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टमिक इंटरनेशनल यूनिट के द्वारा लिया गया है। तो शरीर का तापमान कितना हो गया? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में होता तो आंसर कितना हो जाता? 310। और यदि फ़ारेनहाइट में होता तो आंसर आ जाता 98.6। जैसा कि आगे है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और यदि फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। अपन ने जो पिछली ग्रंथियाँ पढ़ी थीं उन ग्रंथियों के अंदर एक हाइपोथैलेमस नाम लिखा था। ये हाइपोथैलेमस, जिसे हेडमास्टर कहते हैं, इसका काम होता है तापमान का नियंत्रण करना। तो तापमान का नियंत्रण करने का काम
भूख प्यास का नियंत्रण करना, ये सब हाइपोथैलेमस के काम होते हैं, जिसे हेड मास्टर बोलते हैं। यही तापमान को नियंत्रित करता है। इसी की वजह से हमें भूख का अनुभव होता है, इसी की वजह से हमें प्यास लगती है, इसी की वजह से हमें नींद आती है, या विभिन्न तरीके की जो जैविक क्रियाएं होती हैं उन सभी का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस या हेड मास्टर। तो ये अपन ने देखे पिछले विगत भर्तियों में आए हुए, रीट के पेपरों में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस थे वो अपन ने हल्के शॉर्ट में पढ़े। इनकी जो विस्तृत क्लासें होंगी वो आगे चल कर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।